Namaskar. Hello everyone. I welcome you all in the new lecture series of agriculture, that is crop production technology 2 Rabi crops. And the first lecture of this series is wheat cultivation. Wheat ट्रेटिकम एस्टिवम यानी गेहूं यानी कणक, इसकी फैमिली है वो पोएसी है और ये लगभग दुनिया में 14% जो एरिएबल भूमि है उस पर उगाई जाती है, जो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 214 मिलियन हेक्टेयर के करीब भूमि होती है। भारतवर्ष में ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है, जो लगभग अपनी पैदावार का जो हिस्सा है वो 1/3 रखती है, यानी 1/3 हिस्सा केवल व्हीट का है। इंडिया की बात करें तो 31.4 मिलियन हेक्टेयर, प्रोडक्शन 110.55 और प्रोडक्टिविटी 3520 किलो पर हेक्टेयर है। हरियाणा की बात करें तो 2.36 मिलियन हेक्टेयर पे बोई जाती है, 10.2 मिलियन टन प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी भारतवर्ष की प्रोडक्टिविटी से बहुत ज़्यादा है, 4237 kg पर हेक्टेयर। अगर इसकी बात करें प्रोटीन कंटेंट की तो 10 से 12% प्रोटीन मिलता है। नायसिन और थायमिन दो विटामिन B3 और B8, यानी जो ये वो विटामिन है जो भोजन के से हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं। ग्लूटेन कंटेंट होता है जो बेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्ट्रा फीड के रूप में यूज होता है। तो इसका मतलब व्हीट के खाने के स्टेपल फूड के सिवा भी बहुत से फायदे हैं। अगर बात करें ओरिजिन की तो डी कंडोले के अनुसार टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन है, लेकिन विविलो के अनुसार एब्सियाना, जो कि सर्वमान्य मानते हैं हम इसको, जो हमारा ट्रेटिकम एस्टिवम उसके आधार पर कि ये व्हीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। अगर व्हीट की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फ्रांस। अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है वो व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है वो हमें पंजाब में मिलती है, 45.1 क्विंटल पर हेक्टेयर। हरियाणा की औसतन जो प्रोडक्टिविटी है वो 44 क्विंटल पर हेक्टेयर है। यूपी की 31.2 और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 29.1 क्विंटल पर हेक्टेयर है। बाइले और क्लार्क ने 1954 में ये 12 जो कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं या अवेलेबल स्पीसीज हैं इनको अलग अलग डिवाइड किया, वो इस प्रकार से है। तो इसने क्या किया, डिप्लॉयड को 7 क्रोमोजोम्स होते हैं, इसमें एनकॉर्न व्हीट है। टेट्राप्लॉयड 14 क्रोमोजोम्स जिसमें एमर, डूरम, पर्सियन, पोलार्ड और पोलिश व्हीट आते हैं। हेक्साप्लॉयड जो है 21 क्रोमोजोम के साथ हमारा कॉमन व्हीट, क्लब, स्पेल्ट, शॉर्ट व्हीट आते हैं। ट्रेटिकम स्पैरो को कम आउट ऑफ कल्टीवेशन है अभी। ट्रेटिकम एस्टिवम जो कॉमन व्हीट है ये लगभग 90% जो एरिया हमारा उस पर उगाई जाती है और ये लगभग 3500 मीटर के एलिवेशन तक, जबकि बारले का हमारा एलिवेशन होगा वो लगभग 4500 मीटर के आसपास होगा। मैक्रोनी व्हीट यानी ट्रेटिकम डूरम एस्टिवम के बाद दूसरी मुख्य स्पीसीज है जो इंडिया में उगाई जाती है, लगभग 10% के करीब एरिया है, यानी 90 और 10-100 इनमें से जो मार्जिन रह जाता है 2-2% का, उसमें हमारा एमर व्हीट ग्रो किया जाता है जिसको हम ट्रेटिकम डाइकोकम बोलते हैं। नोरिन जो टेंजिन है वो डॉक्टर एनी बोर्लिंग नोबल लेवरेट थे, उन्होंने भारत में लेके आए थे। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन से नई जो वैरायटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। मैक्रोनी व्हीट यानी जिसका लगभग 8 से 10% एरिया है वो सेंट्रल और साउथ इंडिया में, कुछ पोर्शन पंजाब में, वो भी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का जो आने के बाद एरिया बढ़ा वेस्ट बंगाल की रेनफेड कंडीशंस में। बस इस व्हीट की एक दिक्कत है, ये रस्ट के प्रति ससेप्टेबल है। एमर व्हीट की एक खासियत है कि हाई डिग्री की हीट टॉलरेंस को सहन कर लेता है, यानी जब व्हीट का टेम्परेचर मैच्योरिटी के टाइम पे 35 से ऊपर चला जाता है तो हीट के प्रति टॉलरेंस नहीं होती और जो हमारा कॉमन व्हीट होता है उसकी यील्ड घट जाती है, क्योंकि जो ग्रेन्स होते हैं वो स्वेल्ड होते हैं, छोटे दाने बनते हैं और वो थ्रेसिंग के दौरान वो वेस्टेज हो जाती है उनकी, जबकि एमर व्हीट में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ स्टेजेस की। ग्रोथ स्टेजेस में
जो पहली स्टेज आती है प्री एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, यानी जब तक सीडलिंग नहीं बना है, वो जो स्टेज है वो 0 से 6-7 दिन के बीच में चलती है। पहली आती है प्री इमरजेंस और दूसरी है इमरजेंस। प्री इमरजेंस का मतलब हुआ जैसे ही जमीन बिजाई की, उसने वाटर इम्बाइब किया, हाइड्रोलिसिस हुई, रेडिकल और प्लूमूल बाहर आए, यानी सेमिनल रूट्स और कोलेप्टाइल बाहर आई, वो स्टेज क्या कहलाती है? प्री इमरजेंस। और जब उस जमीन के अंदर से, सीड के अंदर से स्प्राउटिंग होकर जमीन के ऊपर हमारे विजिबल हो जाती है कोलेप्टाइल, वो स्टेज क्या कहलाती है? इमरजेंस स्टेज कहलाती है। फिर है सीडलिंग स्टेज। इस स्टेज पे पौधे के ऊपर 3-4 पत्तियां होती हैं और इसका जो रूट सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, अच्छा लार्ज रूट सिस्टम होता है। इसी स्टेज में, सीडलिंग स्टेज में क्राउन रूट्स का डेवलपमेंट होता है, जो हम 22 से 25 दिन मानते हैं। तो इस स्टेज पे जो 22 से 25 दिन है, जो नई जड़ें होती हैं उनका जन्म होता है क्राउन रूट्स के, जो क्राउन के ऊपर नीचे से, और ऊपर क्या होंगे, जब ये क्राउन फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो इसके अंदर से टीलर्स निकलेंगे। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? टेलिंग स्टेज कहते हैं, जो 35 से 45 दिन बाद वेट के अंदर आती है। उसके बाद आती है जोंटिंग स्टेज। जोंटिंग स्टेज का मतलब ये वाली स्टेज जोंट, इसमें क्या होगा, जब पौधे की जो इंटरनोड की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी प्लांट की हाइट बड़ी होती चली जाएगी, नोड्स अच्छी तरह डेवलप होंगे। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? जोंटिंग स्टेज बोलते हैं। और इस जोंटिंग स्टेज के तुरंत बाद आप क्या देखोगे? बूटिंग स्टेज आएगी। बूटिंग स्टेज का मतलब ये वाला पोर्शन जिसमें जो हमारा फ्लैग लीफ होता है उसके अंदर हमारी स्पाइक का डेवलपमेंट होता है। जब ये बूटिंग स्टेज होती है ये लगभग 75 दिन तक चलती है, और जब ये फुली मैच्योर होने के लिए तैयार होती है, यानी इसके अंदर जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है स्टेग्मा का, स्टाइल का, एंथर्स का, तब वो स्टेज में क्या होती है, वो बाहर दिखना शुरू करती है फ्लैग लीफ से बाहर। जब ये बाहर दिखती है उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? हेडिंग स्टेज बोलते हैं। और जब ये पूरी तरह बाहर दिखाई देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग कहते हैं। यानी अब फ्लावर बाहर आ गया पूरा, इसमें एंथेसिस स्टार्ट होगा। एंथेसिस स्टार्ट होने के बाद जो हमारी क्रॉप है उसके अंदर ग्रेन फिलिंग होगी। ग्रेन फिलिंग का जो पीरियड है वो लगभग 35 दिन का होता है, यानी 100 दिन में जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद मिल्किंग स्टेज आएगी, यानी ओवल का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद उसमें फोटोसिंथेसिस साथ साथ ट्रांसफर होते रहेंगे, तो सॉफ्ट डफ स्टेज आएगी, यानी दाने थोड़े से हार्ड होना स्टार्ट होंगे, और 135 दिन के करीब वो दाने पूरी तरह हार्ड हो जाएंगे, यानी अब उसके अंदर और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। उसने फर्टिलाइजेशन के बाद अपने जितने साइज लेनी थी वो पूरी ले लेते हैं, और उस स्टेज को हम 135 से 140 दिन के बीच में जो आती है उसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी स्टेज का वो पार्ट कहते हैं जिसमें हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, यानी कि 135 से 140 दिन के बीच जो पीरियड होता है वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का होता है। जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो जाती है, यानी प्लांट के सीड ने, स्पाइक के अंदर सीड ने अपनी पूरी साइज ले ली, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा? अपने अंदर से मॉइस्चर रिलीज करना स्टार्ट करेगा। इस टाइम पे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो येलो कलर की होने स्टार्ट हो जाती, डिस्कलराइजेशन शुरू हो जाता है, और जो स्पाइक के ग्लूम्स है वो भी पीले, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्ट मैच्योरिटी कहते हैं। तो लगभग ये 145 दिन में हार्वेस्ट के लिए हमारी फसल तैयार हो जाती है। अब है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। चूँकि ये कूल सीजन क्रॉप है पर इस पे तापमान का प्रभाव बहुत पड़ता है। वो बीट जब हम ज़्यादा टेम्परेचर वाली स्थिति में जब सोइंग करते हैं, तो साउथ की बात करें, पेनिनसुलर रीजन, तो 100 दिन में गेहूँ पक के तैयार हो जाता है। अगर नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स की बात करें, यानी यूपी, हरियाणा, पंजाब की बात करें, तो लगभग 145 दिन में ये पैदा इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। लेकिन जब हम हिल्स में जाते हैं तो 180 दिन की लाइफ साइकिल इसकी बड़ी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे इसकी वेजिटेटिव साइकिल का पीरियड बड़ा होता चला जाएगा, और वेजिटेटिव साइकिल का पीरियड बड़ा होने का मतलब है लाइफ साइकिल का बड़ा होना। अगर टेम्परेचर की इसके जर्मिनेशन की बात करें तो 20 से 25 डिग्री तापमान इसके लिए सही है, ऑप्टिमम है, आइडियल है, जिसके ऊपर जर्मिनेशन हो जाता है। और जब ये पौधा बड़ा होता है, यानी हेड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग होती है, जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो उस टाइम पर ज़्यादा या कम तापमान, यानी बहुत गर्मी या पाला पड़ना या पानी की कमी होना, ये तीनों दशाएं बहुत हानिकारक होती है। ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करती हैं, और जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करेंगे इसका मतलब लास्ट में दाने कम बढ़ेंगे, यील्ड कम होगी। उसके बाद आती है जो अर्ली वैरायटीज होती हैं, उसमें एक दिक्कत और आती है।
जो अर्ली वैरायटीज़ होती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन होती हैं, तो उसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, आपने ज़्यादा टेम्परेचर में बिजाई कर दी तो टेल्डिंग कम हो जाएगी, उसकी क्रॉप की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, यील्ड का पोटेंशियल है वैरायटीज़ का वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जब 20 से 25 तभी सोइंग करनी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर हो तो हमें सोइंग नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है राइपनिंग स्टेज पे तो भी हमें सीवल्ड ग्रेन मिलते हैं। अगर सोयल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो वेल ड्रेन्ड सोयल चाहिए, लोमी और क्ले सोयल्स में बेहतर रिजल्ट आते हैं, सैंडी लोम सोयल्स में भी खेती होती है इसकी, लेकिन जो बेस्ट सोयल है वो वेल ड्रेन्ड लोमी और क्ले सोयल्स हम मानते हैं। डूरम व्हीट है वो क्या हैवी ब्लैक सोयल्स होती हैं, उसके अंदर भी वो आसानी से हो सकता है, लेकिन एस्टिवम की एक खास बात है किसी प्रकार की सोयल में लगा दो, जैसे हमने पहले वेल ड्रेन्ड लोमी और क्ले सोयल की थी, बशर्ते है कि उसमें ड्रेनेज की फैसिलिटी आपकी हो, पीएच उसका 7 से 8.5 के बीच में हो, तो इसकी जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट स्टेजेस में कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की, तो हम मानते हैं हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी ये वो प्रदेश हैं जहाँ पर ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें राइस व्हीट, शुगर केन व्हीट, कॉटन व्हीट ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम मिलेंगे। जहाँ पर ड्राई एरिया है, जहाँ पानी की थोड़ी कमी है, शॉर्टेज है, वहाँ सोरगम, पर्लमेट और कॉटन के बाद जो व्हीट की कल्टीवेशन होती है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो पर्ल व्हीट, कॉटन व्हीट और राइस व्हीट तीनों क्रॉपिंग सिस्टम हरियाणा में पाए जाते हैं जिसके अंदर व्हीट का कल्टीवेशन होता है। अब बात करें फील्ड प्रिपरेशन की, तो जो व्हीट की फील्ड प्रिपरेशन है उसके लिए पल्वराइज्ड पर कॉम्पैक्ट सीड बेड चाहिए, यानी कणों के रूप में भी चाहिए पर कॉम्पैक्ट चाहिए, क्योंकि सीड का साइज बड़ा है तो हमें फाइन सीड बेड की इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 से 4 प्लोइंग कर सकते हैं, रोइंग के साथ कर सकते हैं। अगर लोमी या सैंडी लोम सोइल्स की तरफ है, एक प्लैंकिंग ज़रूरी है सोइंग से पहले, ताकि एक जो यूनिफॉर्म सीड बेड तैयार हो उसके, और हम सीड को अपनी एक समान यूनिफॉर्म डिजायर्ड डेप्थ पे डाल सके, ताकि एक साथ इमरजेंस उसका हो और एक साथ उसकी हार्वेस्टिंग हो। प्री सोइंग इरिगेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। प्री सोइंग इरिगेशन जिसको हम पलेवा और रूणी कहते हैं, यानी बोने से पहले, खेत तैयार करने से पहले पानी लगाना, प्री सोइंग इरिगेशन कहलाता है। कुछ रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है जिसमें मिनिमम टिलेज या जीरो टिलेज जैसी प्रैक्टिसेस, जिनके अंदर जो सीडिंग की जो ड्रिल है वो स्पेशली डिज़ाइन है, जिससे समय बचता है और पैसा भी बचता है। तो इन रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसमें 4 मुख्य तरीके से आती हैं: लेजर लैंड लेवलिंग, सरफेस सीडिंग, जीरो टिलेज और बेड प्लांटिंग। लेजर लेवल का मतलब जैसे पिक्चर में दिखा है, जमीन बिल्कुल समान, यानी एक साथ पानी जाएगा, एक साथ फर्टिलाइजर जाएगा, एक साथ वीड का मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई ज़मीन में ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, वाटर की, फर्टिलाइजर की इनकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली किसान को क्या करेगा, इनपुट की कॉस्ट को घटाएगा, और प्रोडक्शन की कॉस्ट घटेगी तो किसान का इनकम बढ़ेगी। सरफेस सीडिंग डायरा लैंड्स में होते हैं। डायरा लैंड्स कौन सी होती हैं, जहाँ राइस की कल्टीवेशन होती है, लेकिन और जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं राइस की, तो फिर भी ज़मीन वहाँ वेट रहती है, गीली ज़मीन रहती है। तो ऐसी जगह पे हम या तो पानी में सोख करे हुए बीज या बिना सूखे सीड हम उस एरिया में डाल के कल्टीवेशन कर देते हैं, तो इसमें हमें लैंड प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सरफेस सीडिंग कहती हैं। सरफेस के ऊपर सीड डाल दो तो और वो जर्मिनेट कर जाएंगे कल्टीवेशन के बाद, तो हमें फील्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सरफेस सीडिंग कहलाती है। जीरो टिलेज हम सब जानते हैं, इसके हायर यील्ड आती है, इसमें फ्यूल बहुत बचता है, टाइम बचता है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज के में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो वाली चीज़ें भी ज़्यादा कम हो जाती है। खेत का कूड़ा है वो इन सिटू, कूड़ा का हो, स्ट्रा का हो, आप उसके लीव्स का हो, वो इन सिटू मैनेजमेंट हो जाता है। बस जीरो टिलेज में एक दिक्कत आती है, आपको हर्बिसाइड का मैनेजमेंट बड़े सोच समझ के करना है, वरना जीरो टिलेज में वीड में कैसे जो नुकसान होते हैं वो बहुत होते हैं। बेड प्लांटिंग, इसको फ्रिज मेथड भी कहते हैं, फरो इरिगेटेड रेज बेड सिस्टम। इसमें क्या करेंगे, 75 से 90 सेंटीमीटर चौड़ा एक बेड बना लेंगे और उसके बाद उसमें हम फरो छोड़ते चले जाएंगे। तो जो बेड होगा 75 से 90 सेंटीमीटर का, उसके अंदर 3-4 रोज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड, हम 3 आती हैं, 4 आती हैं, और रो अकोमोडेट कर लेते हैं और उस फरोज में पानी देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, लगभग 40% तो पानी बच जाता है।
और ऐसे एरिया में जहाँ हैवी रेन ज़्यादा होती है, क्ले सोइल ज़्यादा होती है, इनफिल्ट्रेशन लो है, उस जगह पे ये बेड प्लांटिंग बहुत अच्छी कारगर है। और जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसका सेफ स्टोरेज हो सकता है ड्रेनेज के माध्यम से। तो इस प्रकार ये रिसोर्सेज की सेविंग कर सकती हैं। उसके बाद आती है सोइंग टाइम। सोइंग टाइम हमने अब भी डिस्कस किया कि जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। उस टाइम पे इसका जर्मिनेशन सही रहता है। अगर 25 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो जर्मिनेशन कम हो जाएगा, टीलरिंग कम होगी, अर्ली फ्लावरिंग आएगी, और उसके जब उसके फ्लोरेट्स आएंगे उस टाइम पे सही सर्दी का टाइम ज़्यादा रहेगा तो फ्लोरल पार्ट्स को डैमेज हो जाता है। अगर इरिगेटेड कंडीशंस हैं तो फर्स्ट फोर्टनाइट यानी 1 तक 15 नवंबर के बीच में हम इसकी सोइंग कर सकते हैं। अगर सीड रेट की बात करें तो वो मीडियम साइज वैराइटीज़ जिनका जो टेस्ट वेट है वो 38 से 44 के बीच में है, उनके लिए 100 किलो बीज पर हेक्टेयर रिकमेंडेड है। जो बोल्ड सीडेड है तो उन जिनमें जो बोल्ड सीडेड मतलब जिनके 45 ग्राम से ज़्यादा टेस्ट वेट है उनके लिए 125 केजी पर हेक्टेयर, और अगर लेट सोन है तो उसके लिए भी 125 केजी सीड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी 25% हाइयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशंस इन टर्म्स ऑफ टेलर हम मेंटेन कर पाएँ। तो हमें 25% ज़्यादा डालना पड़ेगा। मेथड ऑफ सोइंग ब्रॉडकास्टिंग, इस पिक्चर में भी दिख रहा है हमें ब्रॉडकास्टिंग का मेथड। कैरा मेथड, जहाँ मॉइस्चर की सफिशिएंट मॉइस्चर हो लेकिन टाइम कम हो तो कैरा मेथड। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल ये कर सकते हैं, जीरो टिलेज से कर सकते हैं। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल ये है, जीरो टिलेज मशीन से भी हम सोइंग कर सकते हैं, जिसमें हम क्या ध्यान रखते हैं ज़मीन के नीचे जो भूमि के नीचे स्पेसिंग है वो डेप्थ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कोलोप्टाइल की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। स्पेसिंग की बात करें तो इरिगेटेड कंडीशंस में 20 सेंटीमीटर रो से रो रखते हैं। लेट सोन कंडीशंस में हमने 125 केजी सीड को अकोमोडेट करना है तो हम स्पेसिंग को कम कर देते हैं। अगर रेन फेड कंडीशन है तो उसमें सीड की कम रिक्वायरमेंट है। अगर हम 100 का 100 रखेंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन तो उतनी रहेगी, पानी की डिमांड ज़्यादा रहेगी और पानी रेन फेड कंडीशंस में दिक्कत है, तो हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। तो 10 से 15% यानी 80 से 90 किलो हम इसमें सीड रेट रखते हैं रेन फेड कंडीशंस में, ताकि प्लांट की पॉपुलेशन के इतना कंपटीशन ना हो कि वाटर की आखिरी में इसमें स्कैर्सिटी आ जाए और प्लांट की जो ग्रोथ स्टेज है उस पर पानी अवेलेबल ही ना हो या कम हो, तो यील्ड का रिडक्शन बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं स्पेसिंग वाइड कर देंगे। स्पेसिंग वाइड कर देंगे तो इसका मतलब कम बीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो रेनफेड में कम बीज पड़ता है। वैराइटीज़, अर्ली सोइंग, मिड फर्टिलिटी, और जहाँ पानी थोड़ा सा कम है तो C306, WH 1025, WH 1080, WH 1142, इन वैराइटीज़ को हम उन क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहाँ पानी रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कम पानी के अवेलेबल है। तो अर्ली सोइंग के लिए अगर वैरायटी में जाना है तो हम इन 4 वैरायटीज़ के ऊपर जा सकते हैं। C306 की औसत पैदावार 25 क्विंटल है, WH 1025 की 27.5 क्विंटल, WH 1080 की 30.8 क्विंटल, और WH 1142 की बात करें तो इसकी हाइट भी मध्यम है 102 सेंटीमीटर, प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है 12.1, और अगर एवरेज यील्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा है 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। लेकिन अगर टाइमलेस सोइंग की बात करें रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में WH 147, WH 542 जो 144 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी जो मैच्योरिटी है वो भी टाइम से होती है, और जब बारिश ज़्यादा हो जाए तो इसमें हवा तेज चले तो लूजिंग के चांसेस भी, क्रॉप लूजिंग के चांसेस भी कम रहते हैं, और इनके एवरेज लगभग 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब टाइमलेस ऑन हाई फर्टिलिटी और इरिगेटेड कंडीशन में WH 711, WH 542 जिसकी हाइट कम है 90 सेंटीमीटर करीब, टेल्डिंग अच्छी है, रस्ट के प्रति तीनों के तीनों रस्ट के प्रति ये सहनशील है, करनाल बंट इसमें नहीं आता, तो इसकी एवरेज यील्ड है 58 क्विंटल पर हेक्टेयर। WH 283 की बात करें छोटी हाइट की है 104 सेंटीमीटर और 50 क्विंटल के पर हेक्टेयर की पैदावार देती है। PBW 502 की बात करें तो शॉर्ट स्टेटस की है 95 सेंटीमीटर की हाइट है, बड़ी प्रोफ्यूज टेलरिंग है, और ये 50 क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदा देती है और 150 दिन में पककर तैयार होती है। DBW 17 की बात करें
तो बहुत ड्वार्फ वेराइटी है, 85 सेंटीमीटर की है, हाई टिलरिंग है, रेजिस्टेंट है, येलो और ब्राउन रस्ट से। करनाल बंट से भी एवरेज यील्ड 58 क्विंटल पर हेक्टेयर है और 143 दिन में पककर तैयार हो जाती है। WH 10-21 की बात करें, छोटी हाइट की है, टेलरिंग ज़्यादा है, प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है 12.2% और एवरेज यील्ड इसकी 47.5 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अगर लेट सोन कंडीशंस में जाएं तो राज 3765 बहुत पुरानी वैरायटी है, 95 सेंटीमीटर के करीब एवरेज हाइट है और ये हीट से और रस्ट से टॉलरेंट है। इसकी एवरेज पैदावार 46 क्विंटल पर हेक्टेयर की होती है। और WH 10-21 और 11-24 ये दो रिसेंट वैरायटीज हैं जो आप लेट सोन कंडीशंस में लगा सकते हैं। अगर सेलाइन कंडीशंस हैं, आपकी एल्कलिनिटी कंडीशंस हैं, तो WH 157 और KRL 210 जो वैरायटीज़ हैं इनकी बिजाई कर सकते हैं। अगर डूरम वीट की बात करें तो WH 896 जो जिसकी औसतन पैदावार 52.5 क्विंटल पर हेक्टेयर है, WH 912 जो 55 क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार देती है और PDW 323 जो टाइमली सोन है, हाई फर्टिलिटी है, जिसकी कंडीशंस में और हाई इरिगेटेड कंडीशंस में लगाई जाती है, पास्ता मेकिंग के लिए बहुत अच्छी है और इसकी औसतन पैदावार 52 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अब इसके बाद आती है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो ग्रोथ स्टेजेस को हमने डिस्कस किया कि बहुत सी ग्रोथ स्टेजेस हैं इसकी और सिमिलर टाइप की ग्रोथ स्टेजेस हमें बारले में भी देखने को मिलेगी। तो इरिगेटेड कंडीशंस हो आपके पास तो 150 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 60 kg P2O5, 60 kg K2O और 25 kg जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर की रिकमेंडेशन है। अगर देसी वैरायटीज़ हैं, टाल वैरायटीज़ हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, पोटास की, तीनों के जो रिकमेंडेड डोज है वो लगभग आधी हो जाती है। 60 kg नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है टाल वैरायटीज़ में, जिसमें C306 आती है हमारी, फास्फोरस 30, पोटास 30 kg पर हेक्टेयर। जो हाफ नाइट्रोजन और फुल डोज है फास्फोरस, पोटास की, जिंक की, हमें उसी टाइम ड्रिल कर देनी चाहिए जब हम सोइंग की तैयारी करते हैं। और हाफ जो इरिगेशन है वो देसी वैरायटीज़ की बात है, ये हमें किस में देना चाहिए, फर्स्ट इरिगेशन के बाद देना चाहिए। जबकि जो इरिगेटेड है इसमें हमने स्प्लिट एप्लीकेशन करनी है नाइट्रोजन की। अगर आप जिंक किसी तरह सोइंग टाइम पे स्किप कर जाते हैं तो 10.5% जिंक सल्फेट यानी 500 ग्राम जिंक 2.5 किलो यूरिया के साथ 45 और 60 दिन के बाद सोइंग के कर सकते हो आप स्प्रे के रूप में, तो भी वो नाइट्रोजन की जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर रेनफेड कंडीशंस हों तो हमें जो देसी वैरायटीज है उससे भी कम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। 30 kg नाइट्रोजन, 15 kg P2O5 रिकमेंडेड है। सारा फर्टिलाइज़र हमें सोइंग के टाइम पे ड्रिल कर देना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो जिसके अच्छे परिणाम आते हैं एजोटोबैक्टर और PSB का मिक्स जो HCU में मिलता है उसको आप सोइंग से पहले सीड का ट्रीटमेंट कर दो, तो इससे हमारा जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सिद्धांत है उसकी भी पूर्ति हो जाती है और हमारी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र पे थोड़ी रिलायंस कम हो जाती है। लाइट सॉइल्स में होती हैं यानी सैंडी सॉइल्स, उनमें हमें नाइट्रोजन को 2 नहीं 3 बार में स्प्लिट एप्लीकेशन के रूप में देना चाहिए और जो इरिगेटेड एरिया है उसमें हमें 2 बार में नाइट्रोजन स्प्लिट करके देने में अच्छे परिणाम आते हैं। अब बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन 5 से 6 इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इरिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें लगभग 22 से 25 दिन में देना होता है, उसको हम CRI स्टेज भी कहते हैं। और अगर लेट सोन की कंडीशंस हो तो CRI स्टेज 3 हफ्ते की बजाय 4 हफ्ते में आती है, लगभग 28 से 30 दिन के बाद हमें पहला इरिगेशन लेट सोन कंडीशन में देना चाहिए। वो स्टेज लेट सोन की क्या हो रही, CRI स्टेज के आसपास की स्टेज होगी। अगर आपके पास 2 ही इरिगेशन अवेलेबल है तो एक तो सब में कॉमन रहेगा, पहला इरिगेशन सब में CRI स्टेज पे देना पड़ेगा। अगर इस पर नहीं दिया तो बाद में आपके पास कितने पानी उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर 2 इरिगेशन है तो पहला CRI पे, दूसरा हेडिंग पे, 3 है तो जॉन्टिंग और मिल्किंग स्टेज में यानी 65 और 105 दिन में। अगर आपके पास 4 है तो पहला 22, 45, 85 और 105। अगर 5 है आपके पास 22, 45, 65, 105, 120। अगर आपके पास 6 पानी है तो 22, 45, 65, 85, 105, 120 दिन यानी CRI, टिलरिंग, जॉन्टिंग, हेडिंग, मिल्किंग और डफ स्टेज पे हमें पानी देना चाहिए। जो हाई वाटर टेबल यानी पानी जहाँ ऊपर है
तो उसमें एक जो प्री सोइंग इरिगेशन देते हो, उसके बाद 2 पानी में फसल पक के तैयार हो जाती है। और 2 पानी कब देने हैं आपने? CRI स्टेज और हेडिंग स्टेज के ऊपर। तो ज़्यादा नमी वाले एरिया है उसके अंदर ये 2 इरिगेशन में भी फसल उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो CRI और हेडिंग स्टेज होंगे जहाँ चवे का पानी ऊपर है। अब वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो वीड मैनेजमेंट से 10 से लेकर 60% 80% नुकसान हो सकता है, जो हमने जीरो टिलेज की बात की उसमें। और ये जो होता है ये ग्रासी वीड से कंपटीशन होता है ब्रॉड लीफ से। ग्रासी वीड में जैसे फ्लैरिस माइनर, अविना, पोआ एनम, पोलिगोनियम, तो ये वो वीड्स हैं जो ग्रासी वीड्स हैं। ब्रॉड लीव्स हमारी चिनोपोडियम, रूमेक्स, मिलीलोटस, मेडिको, एनाग्लिस, विसिया, लथाइरस, मालवा, चिनोपोडियम, मुरेल, कोनोवलस। तो ये वैराइटीज जो ये सॉरी स्पीसीज हैं हमारे वीट में बहुत देखने को मिलती हैं। तो इसको हम कल्चरल, मैकेनिकल और केमिकल तीनों मेथड से इंटीग्रेटेड करके हम अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और क्रॉप रोटेशंस होता है पल्सीज, ऑयल सीड फोडर के साथ अगर हो तो एक आप होइंग 30 से 40 दिन का 35 से 40 दिन में करें तो उससे वीड का कंट्रोल अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर आप हर्बिसाइड से जाओगे तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वीट में। जहाँ ये ध्यान रखना है कि आइसोप्रोटोरॉन वैरायटी जो है WH157 और DWL 50-23 में फाइटोटॉक्सिटी कोज करता है। तो अगर ये 2 वैरायटी लगा रखे आपने तो इसके अंदर आइसोप्रोटोरॉन का प्रयोग नहीं करेंगे। जो 2,4-D है उसको आप मिक्स क्रॉपिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रॉड लीव्स वाली जो वैराइटीज होते हैं उनमें भी इसका नुकसान होता है। जैसे RS 3073, WS 283, HD 2009, अगर इसके अंदर आपने 2,4-D का स्प्रे कर दिया तो क्रॉप के अंदर ये बर्निंग लेके आती है, क्योंकि इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, रिटेन हो जाती है उनके ऊपर। और जहाँ मेडिको और मिलिटोसस इंडिका या रूमेक्स जो होती हैं वो 2,4-D से कंट्रोल नहीं होती। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप एल ग्रिप का प्रयोग कर सकते हो। एल ग्रिप यानी मेटसल्फोन मिथाइल। फिमेरिया पार्विफ्लोरा है वो एल ग्रिप से कंट्रोल नहीं होती, वो 2,4-D से कंट्रोल होती है। तो आप जब भी हर्बिसाइड्स का मैनेजमेंट करो वीट में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले क्रॉप की स्पीसीज पता होना चाहिए, फिर उसमें ये पता होना चाहिए कौन सी हर्बिसाइड डालनी है और कौन सी अवॉइड करनी है। एम है हर्बिसाइड वो इफेक्टिव है उन तीनों वीड्स के लिए जो 2,4-D से कंट्रोल नहीं हो रही थी, कि 2,4-D को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसके लिए एम कंट्रोल कर सकती है। एम कौन सी है? कार्फेंट्राजोन हर्बिसाइड है जो इन तीनों को कंट्रोल कर सकती है। डिलेड एप्लीकेशन करोगे आप 35 से 40 दिन के बाद तो वीड्स अपनी साइकिल को और ज़्यादा तेज कर लेते हैं, वो जल्दी रिप्रोडक्टिव साइकिल की तरफ स्विच करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो हर्बिसाइड का मैनेजमेंट है उसके कोई ज़्यादा प्रभाव आने वाले नहीं है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स वीड फ्लोरा यानी ग्रासी और ब्रॉड वीड दोनों ही है तो आप क्लैडिनोफोप का, फिनेक्सोप्रोप का आप सीक्वेंशियल एप्लीकेशन कर सकते हो 2,4-D के साथ 1 वीक के अंतर पे। तो इस पे आपकी ग्रासी वीड होती हैं और जो आपकी ब्रॉडली वीड होती हैं वो दोनों कंट्रोल की जा सकती हैं। आप जो ग्रासी वीड के हर्बिसाइड है उसका 2,4-D के साथ मिश्रण ना बनाए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टैंक मिक्स जब करते हैं तो इसके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आते हैं, यानी अच्छे प्रभाव नहीं आते और इसके प्रभाव दुष्परिणाम में बदल जाते हैं। तो टैंक मिक्स होता है क्लैडिनोफोप का एम के साथ, क्लैडिनोफोप फिनेक्सोकार्ब का कार्फेंट्राजोन के साथ आप कर सकते हो। और इसके अंदर आप एलग्रिप या मेटसल्फोन मिथाइल मिला लेते हो तो आपके जो ग्रेसिव वीड है या ब्रॉडली वीड दोनों इससे मर जाते हैं। सल्फोसल्फोरोन का और इसका रेडीमिक्स जो फार्मूलेशन है टोटल का उसको आप उस जहाँ पर सोरगम मेज आपने लगानी वीट के हार्वेस्ट के बाद उस क्रॉप के अंदर या उस एरिया में आपको सल्फोसल्फोरोन का और सल्फोरोन का जो रेडीमिक्स आता है उसकी स्प्रे नहीं करनी, उसको अवॉइड करना है। उसके बाद आती है डिजीज मैनेजमेंट। ब्लैक रस्ट जो आपको यहाँ से दिखेगी, इसमें क्या है डिजीज में डार्क रेड ब्राउन कलर के आपके जो स्पॉट्स बनने होंगे वो पोस्टूल्स इलोंगेट होंगे लीव्स पे, लीव सीथ पे, स्टेम पे, ईयर हेड पे। फिर ब्राउन रस्ट पक्सेनिया
रिकॉन्डेटा से होती है। इसमें पोस्टुल होंगे सर्कुलर ब्राउन ऑरेंज कलर के, जो आपको इस सेकंड पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं। अब ये रेगुलर इरेगुलरली स्कैटर्ड रहेंगे लीव्स के अंदर। उसके बाद लीव्स सीथ पे चले जाएंगे, इंटरनोड्स पे, ईयर हेड्स पे चले जाएंगे। फिर है येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट, जो पक्सेनिया स्ट्रैटिफॉर्मिस से होती है, जो आपको स्ट्राइप्स के बीच में ये आपको सीधे धारीदार दिखेंगी। ये स्ट्राइप्स के अंदर होती है, इसलिए इसको स्ट्राइप रस्ट कहते हैं। और ये स्ट्राइप में ना होकर पूरे में अस्त व्यस्त स्कैटर्ड रहती है, तो वो कौन सी होती है? ब्राउन रस्ट होती है। अब इन तीनों रस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डाइथेन Z78 का, यानी जिसको जिनेब मानते हैं, और मैनकोजेब यानी डाइथेन M45 2 ग्राम पर केजी 600 लीटर में मिला के पर हेक्टेयर में आप स्प्रे कर सकते हो, तो ये डिजीज का कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद आती है लूज समट। लूज समट आपको इसमें देखने को मिलेगी स्पाइक के अंदर। इसमें ईयर हेड का जो टाइमिंग होगा, उस ईयर हेड के इमरजेंसी पे ये होती है। जो इन्फेक्टेड होते हैं वो एक तो सबसे पहले बाहर आ जाते हैं, यानी उसकी इमरजेंसी होती है बाहर निकलने की, वो सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको अलग से दिख जाएगा। इसका जो ब्लैक पाउडरी मास दिखेगा आपको इसके स्पाइक्स में, ये ब्लैक पाउडरी मास है। तो इसको क्या कर सकते हो आप? सोलर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो। सीड को आप 4 घंटे तक पानी में भिगो और मॉर्निंग में इसको आप ड्राइंग के लिए सन में रख दो, तो जो लूज समट का है वो कंट्रोल वो ख़त्म हो जाएगा। मई जून के महीने में हमें ये करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम वीटावैक्स से, कार्बेंडिजम से, जिसको बोवास्टिन के नाम से जानते हैं, 2 ग्राम पर केजी सीड, या टूबोकोनाजोल 1 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे, तब हम इस लूज समट के प्रभाव से अपनी फसल को बचा सकते हैं। फिर है फ्लैग समट, यूरोसिस्टेस एग्रोपायरी। ये अनइवन आपको स्पाइक के नीचे का फॉर्मेशन दिखा होगा, ये फ्लैग समट होती है। ये सबसे पहले क्या करेगी? लीफ सीथ को, क्लाम को, स्टेम को प्रभावित करेगी। जो इफेक्टेड लीव्स होंगी, स्टेम्स होंगी, वो ट्विस्ट कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी, और उसके बाद में वो गिर जाएंगी। तो जो फ्लैग लीफ होती है वो नीचे की तरफ झुक जाती है। इसमें क्या कर सकते हैं हम? बर्निंग कर सकते हैं प्लांट की डेब्रिस को। जो पौधा देखा उसको उखाड़ा, उसको आपने नष्ट कर दिया। सेलो सोइंग करो, ज़्यादा डीप सोइंग ना करना, बीज के लिए बचाव का कारण बन सकता है। और 1-2 जो ईयर है उसमें हम क्रॉप का रोटेशन कर दें सीरियल का पल्सेज के साथ या फोडर क्रॉप के साथ, तो उससे भी जो फ्लैक्स समट है ये उस फील्ड से ख़त्म हो जाएगी। या फिर हमें सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वीटावैक्स कार्बेंडिजम का 2 ग्राम, और वही टूबाकोनाजोल जो हमने रस्ट में किया था पीछे 1 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से इफेक्टिव रहता है। करनाल बंट, टिलेसिया इंडिका, जो सेकंड पिक्चर है आपको इसमें ये दिख रहे हैं, ये करनाल बंट के सिम्टम्स हैं। ये ग्रेन्स के ऊपर दिखेंगे आपको। तो इसमें क्या होगा? ओनली पूरे वो स्पाइक इफेक्ट ना होके कुछ ग्रेन्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और इन इन्फेक्टेड ग्रेन से फाउल स्मेल आती है। उसमें किसकी? एक वोलेटाइल केमिकल होता है जिसको ट्राईमिथाइलामाइड बोलते हैं। इसका कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए, डिजीज फ्री सीड लेना चाहिए, बोवास्टिन से कंट्रोल कर सकते हैं, और फोलियर स्प्रे करते हैं बोवास्टिन का या कार्बेंडिजम जिसे कहते हैं, डाइथेन M45 का, हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का। कब? क्योंकि आती किस टाइम पे? फ्लावरिंग वाला जो सिम्टम होता है ग्रेन्स के अंदर आती है, तो फ्लावरिंग टाइम पे इसके स्प्रे हमें 2 स्प्रे करने चाहिए, जिसके कारण जिससे हम करनाल बंट से निजात पा सकते हैं। उसके बाद आती है पाउडरी मिल्डू, रिफ्सी ग्रैमनी स्ट्रेटेसाई। तो इसमें इसके पैथोजन क्या होंगे? एरियल पार्ट होगा प्लांट का, उसके ऊपर इसके अटैक होते हैं, और प्लांट का जो सरफेस होता है वो वाइट कलर का, ग्रेइश ब्राउन कलर का आपको दिखेगा। और ये पाउडरी मास जब आपको दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? सल्फेक्स का स्प्रे करना चाहिए 2 से 2.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 400 से 500 लीटर पे, जब डिजीज की फर्स्ट अपीयरेंस हो तब, और 10 से 15 दिन के अंतराल पे दूसरे स्प्रे करना चाहिए। आप डीप समर प्लोइंग कर सकते हो, ताकि जो इसको इनोकुलम जो ज़मीन के अंदर है वो नष्ट हो जाए, और क्रॉप का जो रेजिड्यू है डिजीज पर, क्रॉप का रेजिड्यू, उसको आप बर्न कर सकते हैं। ऐसा करके भी हम पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आती है ईयर कोकल,
जिसको मामी और येलो ईयर और टुंडू जिसको बोलते हैं। डिजीज प्लांट की जो होती है स्प्रेडिंग टेंडेंसी अच्छी होती है, एक बार आ गया तो फिर ये आगे बहुत जल्दी चलेगा। इसमें क्या होगा, स्वलन बेस होगा, ये वाला जो बेस आपको स्वलन मिलेगा। उसके बाद क्रिंकल और ट्विस्टेड होंगे, ये आपको ट्विस्टनेस यहाँ दिखती होगी हर सीड में, ये इस पोर्शन है यहाँ, ये ट्विस्टिंग आपको नज़र आएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो, सीड को आप पानी में डालो और इसको अच्छे से एजिटेट करो, तो जो कोकल्स गाल्स होते हैं वो फ्लोट करेंगे सरफेस के ऊपर, और आप उनको अलग करके सीव करके छान करके आप बर्न कर दो। तो इस प्रकार हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। फिर है मोलिया डिजीज़, हेटेरोडोरा एविनेसी जो होती है, ये प्लांट की जब आपको ये सिम्टम जड़ों में दिखता होगा तो प्लांट क्या होगा, स्टंट रह जाएगा, छोटा रहेगा, येलो लीव्स हो जाएंगी, टिलरिंग है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, ईयर आएंगे नहीं आएंगे तो बहुत छोटे होंगे, उसके अंदर आ भी गए तो छोटे आएंगे, उसके अंदर भी ग्रेन फिलिंग ढंग से नहीं होगी। तो जो रूट सिस्टम होता है इस इन्फेक्टेड प्लांट का वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है, वो बंची टाइप होता है, झाड़ीनुमा हो जाता है, और थिन रूटलेट्स निकलती हैं जो वाटर के न्यूट्रेंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर पाती। तो आप ऐसा इस मोलिया डिजीज के कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हो, सोयल को सन ड्राई कर सकते हो, यानी समर कल्टीवेशन कर सकते हो, फैलो रोटेशन कर सकते हो, नॉन सीरियल क्रॉप्स आप वहाँ पर लगा सकते हो। रेजिस्टेंट वैरायटी है जो जिस पे मोलिया डिजीज नहीं आता, राज MR1, और आप इसके लिए क्या करते हो, टिमिक 10 जी ग्रेन्यूल को 10 kg या फ्यूरोडोन जी 32 kg पर हेक्टेयर के सोइंग टाइम के हिसाब से आप ज़मीन में डाल दो, तब भी हम इस बीमारी को अपने खेत में आने से रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इंसेक्ट टर्माइट बहुत आने के चांसेस रहते हैं। तो जो टर्माइट के जो आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे, तो जो प्लांट होगा आपको येलो हो जाएगा धीरे धीरे करके पूरा, और जब उसको आप थोड़ा सा हाथ से खींचोगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये सबसे सीधा सिम्टम है जो ये दर्शाता है कि इस खेत में टर्माइट का दिमाग का प्रभाव है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप 100 kg सीड को 150 ml क्लोरोपाइरिफॉस से ट्रीट कर सकते हो, और इसका एक सॉल्यूशन बनाओगे 150 ml का 5 लीटर में, और 100 किलो सीड के ऊपर स्प्रेड कर दोगे पॉलीथीन सीड के ऊपर, और इसको आप जब ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे फिर आप इसको उठा के सीड को सोइंग कर दोगे, तो आपके खेत में टर्माइट का अटैक नहीं होगा। फिर आती है एफिड का, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ब्लैकिश जो आपको दिख रहा है। एफिड क्या होगा, और ये है जैसिड। तो इनसे क्या होगा, क्रॉप के महीने में फरवरी मार्च के महीने में आते हैं हमारे, इनका काम है सेल के सैप को सक करना, यानी कि जो जहाँ पर इनका अटैक होगा वो पत्तियाँ धीरे धीरे पीला होना स्टार्ट हो जाएंगी, पत्तियों के बाद ईयर हेड पे और फ्लैग लीफ पे चले जाते हैं। इनका कंट्रोल कैसे करना चाहिए, जब 10 पेस्ट का 10 इंसेक्ट का आपको झुंड एक पत्ते पे दिखे तब आप इसके स्प्रे करोगे। स्प्रे के लिए हम क्या कर सकते हैं, 625 ml फेंटोथिरोन या 1 लीटर मेलाथियोन का आप स्प्रे 625 लीटर पानी के साथ पर हेक्टेयर में करोगे, तो आप एफिड और जैसिड के जो प्रकोप है उससे को आप कंट्रोल कर पाओगे। मैंने उम्मीद का सूरज सजा रखा है, यही सोच के अंधेरे में दिया जला रखा है। वक्त है कि अपनी चाल बदलता नहीं कभी, फिर भी तेरे लिए इसे उलझा के रखा है। कुछ सपने हैं जो अभी बाकी पड़े हैं, इसलिए तुझे भी नींद से जगा रखा है। सोचता हूँ तेरे साथ एक सजर बनाऊंगा, तभी मैंने रंगों को बस्ते में छुपा के रखा है। सोकर कब बुझी है आदमी की प्यास, माही यही सोच के नदी को किनारों से बांध रखा है। तो हमारी इस नई श्रृंखला से जुड़े रहिए। धन्यवाद।